अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। अच्छी तरह तो नहीं मगर मुझे कुछ उड़ती उड़ती खबर ज़रूर है, वो ठोस लहजे में बोली। और उसका नाम है रेशमा। रेशमा? मैंने मायनेखेज़ अंदाज में कहा। ये रेशमा कौन है? रेशमा का असल नाम रेशम है जी, वो वजाहत करते हुए बोली। ये शकूर तरखान की बेटी है जो उधर गुलाबपुर ही में रहता है। लेकिन मलिक साहब, मैंने कहा क्या? कहने लगी कि मुझे कुछ दिन के लिए मोहलत दरकार है, तभी मैं आपको कोई ठोस बात बता सकूंगी। मैंने कहा ठीक है, और हनीफा वहाँ से रवाना हो गई। अगले रोज़ गर्मी का जोर मज़ीद बढ़ गया था। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज धूप में कहीं ज़्यादा तपिश पाई जाती थी। मैंने दिन के खाने से फारिग होने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा की और मुझे इत्तला दी गई इसी दौरान में कि गुलाबपुर से 2 अफराद मुझसे मिलने आए हैं। मैंने इन्हें फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। इनमें एक कफील किराना फरोश और दूसरा उसका बेटा था। थानेदार साहब, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और जमील को ले आया हूँ। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा और उससे कहा कि मैं जमील से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ तन्हाई में, इसलिए तुम बाहर बैठ सकते हो। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है मलिक साहब। कफील थाने से रुखसत हुआ तो मैं जमील की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो एक गोरा चिट्टा और पस्ता कामत नौजवान था और उम्र 25 के करीब करीब दिखाई देती थी। मैंने बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, जमील, तुम्हें नासिर को पेश आने वाले वाक़ये का तो पता चल ही गया होगा। जी थानेदार साहब, मुझे इसकी मौत का बहुत दुख है। मैंने कहा, तुम बयान ना भी करोगे तब भी मुझे तुम्हारा गम महसूस होता है। तुम्हारे ख्याल में नासिर की मौत का जिम्मेदार कौन हो सकता है? जनाब, फौरी तौर पर तो कुछ कहना मुमकिन नहीं, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। आपकी तफ्तीश क्या कहती है? मेरी तफ्तीश? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी तफ्तीश तो तुम्हारी जानिब इशारा करती है। ये बात कहते हुए मेरे जहन में जमील के लिए कोई मनफी या शक्सदा ख्याल नहीं था, लेकिन वो बिदक कर मुझे तकने लगा। जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या अपने दोस्त की जान ले सकता हूँ? मुझे यकीन है कि तुम नासिर की मौत के जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि तुम तो पिछले 3 दिन से गुलाबपुर में थे ही नहीं। फिर आपने ऐसे क्यों कहा? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा नासिर। मेरी तफ्तीश तुम्हारे जानिब इस हवाले से इशारा करती है कि तुम मुझे नासिर के कातिल तक पहुंचा सकते हो। जमील, क्या तुम नहीं चाहते कि नासिर का कातिल जेल की संगलाख दीवारों के पीछे बागी की जिंदगी गुजारे? मैं इससे भी ज़्यादा चाहता हूँ थानेदार साहब। वो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए बोला, मुझे तो वो बंदा फांसी के फंदे पर लटका हुआ नजर आना चाहिए। वो फांसी के फंदे तक ज़रूर जाएगा जमील, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। आप हुक्म करें जनाब, वो बड़े जोश से बोला। नासिर के कातिल को सज़ा दिलवाने के लिए मेरी जान भी हाजिर है। जमील, मेरी तफ्तीश तो ये कहती है कि नासिर कोई पहली मर्तबा चादर तकिए से ड्रामा रचाकर जाए वक़्वा तक नहीं पहुंचा था। वो इससे पहले भी कई बार ये खेल खेल चुका था। तुम इसके गहरे और राजदार दोस्त हो, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए कि वो रात की तारीकी में किस मकसद से वहाँ जाया करता था। इसकी आंखें और चेहरे पर तजब्जुब के आसार पैदा हुए। मुझे ऐसा लगा कि उसे कोई चीज़ रोक रही है सच बताने से। मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, देखो जमील, मैं तो हकीकत तक पहुंची क्या हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे किस हद तक सच बोलते हो। जनाब, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? वो बेचैनी से बोला। वो रात की तारीकी में किसी से खुफिया मुलाकात करने वहाँ जाया करता था। मैंने अपनी सोच से जमील को आगाह करते हुए कहा, किसी लड़की से। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। रेशमा से ना? मैंने टटोलती हुई नज़र से उसकी तरफ देखा। जी, उसने उस बात में गर्दन हिला दी। ये सिलसिला कब से चल रहा था? कोई 2-3 माह से, उसने जवाब दिया। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पहले ये पसंदीदगी आंखों ही आंखों तक महदूद थी, फिर बातचीत का सिलसिला चला और अब 3 माह से मुलाकातें कर रहे थे वो चुप चुप कर। गोया अभी इनकी मुलाकातों का मामला ताज़ा ताज़ा था। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर मैंने कहा कि इस इश्किया दास्तान से और कौन कौन वाकिफ था? नासिर ने अपनी मोहब्बत का ये राज सिर्फ मुझे ही बताया था। वो बड़े वसूख से बोला, रेशमा और नासिर के दरमियान मैं ही राब्ते का जरिया था। तुम इनका राब्ता किस तरह कराया करते थे? रेशमा हमारी दुकान पर सौदा लेने आया करती है, वो वजाहत करते हुए बोला। इसे अच्छी तरह पता है कि मैं कब दुकान पर बैठता हूँ और कब अब्बा।
वो इसी वक्त सौदा लेने आती थी जब मैं दुकान पर मौजूद हूँ। मैं दोनों के पैगामात इधर से उधर कर दिया करता था। ओह, मैंने मुतासफाना अंदाज में कहा। तो गोया तुम इन दोनों के बीच एक डाकिए का किरदार अदा कर रहे थे। वो हल्की सी नदामत के साथ बोला। जी हाँ। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि वो किस रात खेतों में मुलाकात करेंगे, मैंने पूछा। जी, मुझे मालूम होता था। क्या इनकी मोहब्बत भरी इस मुलाकात के मौके पर तुम भी आसपास ही मौजूद रहा करते थे, मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए पूछा। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कभी इस तरफ नहीं गया था। अलबत्ता दूसरे दिन नासिर खुद ही मुझे बता दिया करता था कि इन दोनों के बीच इस तरह की मोहब्बत भरी बातें हुई थीं। अच्छा, तो तुम्हें पूरी खबर थी कि इनकी मोहब्बत कितनी बुलंदी पर परवास कर रही थी। जी थानेदार साहब। रेशमा का इसरार था कि नासिर फौरन अपना रिश्ता उसके घर भेजने की कोशिश करे, यानी अपने वालिदैन को रिश्ता लेने उसके घर भेजे। जमील खासे दिलचस्प और अहम इंकशाफ कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि उसकी फराहम करदा मालूमात बड़ी नतीजा खेज साबित होंगी। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। क्या नासिर को भी शादी की इतनी ही जल्दी थी या वो महज तफरीह की गर्ज से टाइम पास कर रहा था? नहीं, वो रेशमा को भी अपनाने के लिए इंतहाई संजीदा था, मगर इसकी संजीदगी में रेशमा वाली जल्दबाजी और बेकरारी नहीं थी, उसने बताया। मैं समझता हूँ कि रेशमा की बेचैनी और इज़्तिराब का एक ख़ास सबब था जिसके पेश नज़र वो जल्दी का तकाजा कर रही थी। और वो सबब क्या था? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। थानेदार साहब, वो बताने लगा। दरअसल बात यह है कि रेशमा की माँ सरदार बीबी उसका रिश्ता अपनी बड़ी बहन के लड़के से करने की ख्वाहिशमंद थी। आजकल इनके घर में यही बातें हो रही थीं, लेकिन रेशमा का बाप शकूर तरखान इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। वो रेशमा के ददियाल में इसकी शादी करना चाहता है। रेशमा को ये बात भी पता है कि बिलाखिर जीत इसकी माँ ही की होगी, क्योंकि घर में शकूर तरखान से ज़्यादा इसकी बीवी की चलती है। इस सूरत हाल ने रेशमा को बेहद परेशान कर रखा था। वो ना तो अपनी खाला के बेटे से शादी करना चाहती है और ना ही शकूर के ख़ानदान में। इसीलिए वो नासिर पर जोर डाल रही थी कि वो जल्द से जल्द अपने माँ बाप को इसके घर भेजे। ठीक है, रेशमा की परेशानी तो समझ में आ रही है, मैंने उसके खामोश होने पर कहा, लेकिन अभी चंद बातें जवाब तलब हैं। वो सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगा। जमील, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर निहायत ही संजीदगी से कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया है कि रेशमा और नासिर की मोहब्बत वाला मामला तुम्हारे सिवा और किसी के इल्म में नहीं है। तुम इन दोनों के मुश्तरका राजदार थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, हकीकत यही थी, वो बड़े वसूख से बोला। और तुम ही इन दोनों के बीच मुलाकात की सेटिंग किया करते थे। मैंने कहा कि वो इंतज़ार कर रही है रेशमा, और कब उसको जाना है नासिर को? जी हाँ, उसने उस बात में जवाब दिया। मैंने पूछा कि तुम पिछले 2 दिन से गुलाबपुर में नहीं हो, अभी थोड़ी देर पहले टोबा टेक सिंह से वापस आए हो, लेकिन नासिर का कत्ल पिछली रात को हुआ है। वो खेतों में पहुंचा था तो उसकी लाश उधर से मिली है और आधी रात के वक्त वो जाहिर है रेशमा से मिलने ही इधर गया होगा। मैंने लम्हे भर को रुककर गहरी नज़र से इसे देखा और फिर कहा, जब तुम गुलाबपुर में मौजूद ही नहीं थे तो फिर रेशमा को इस मुलाकात की खबर किसने दी होगी? इस बार नासिर ने खुद ही इसे कह दिया था क्या इसे इस रात मुलाकात के लिए खेतों में पहुंचना है? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला। जिससे मैं टोबा टेक सिंह गया हूँ, इसी रोज़ ये बात तय हो गई थी कि पिछली रात इन दोनों को खेतों में मुलाकात करना है, और मैंने इस प्रोग्राम से रेशमा को भी आगाह कर दिया था। इसकी तरफ से यकीन दहानी के बाद ही मैंने नासिर को खुशखबरी सुनाई थी कि वो ज़रूर आएगी। इसका मतलब है कि नासिर गुज़िश्ता रात प्रोग्राम के ऐन मुताबिक रेशमा से मुलाकात करने उधर खेतों में पहुंचा था। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। जी बिल्कुल, उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। और यकीनन रेशमा भी वहां गई होगी। उसने एक मरतबा फिर सर को आसपाती जुम्बिश दी। इसका ये भी मतलब है कि पिछली रात खेतों में नासिर के साथ जो हौलनाक खेल खेला गया, रेशमा इसकी चश्मदीद गवाह है, मैंने कहा। वो कातिल की निशानदही कर सकती है? जी हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, जमील ने मुतदिल लहजे में कहा। अगर नासिर को रेशमा की आंखों के सामने मौत के घाट उतारा गया है तो इसका बयान आपको कातिल तक पहुँचने में मदद दे सकता है। ठीक है, अब तुम सीधे घर जाओगे और आइंदा 2 रोज़ तक रेशमा से नहीं मिलोगे।
اور ہمارے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں تم ریشما کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں سمجھ گیا، وہ فرما برداری سے بولا۔ مزید چند نصیحتوں کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ میں نے آج ہی ریشما کے گھر جا کر اس سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ اس طرح کے گاؤں والوں کو میرے حوالے سے کوئی ایسا شک نہ ہو کہ میں خاص طور پر ریشما کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہنچا ہوں۔ واقعی کسی سیانے نے بہت ٹھیک کہا ہے، نیت صاف تو منزل آسان۔ اس لیے قدرت نے شام سے پہلے ہی میرے گلاب پور جانے کا بڑا مناسب بندوبست کر دیا۔ سپہر میں اسپتال سے ناصر کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی تھی۔ میں نے ناصر کے وارث کو تھانے بلانے کی بجائے لاش کو خود گلاب پور پہنچانے کا ارادہ کیا، اور جب میں تھانے سے نکل رہا تھا تو حنیفہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ میں اسے فوراً اپنے کمرے میں لے گیا اور پوچھا، کیا رپورٹ ہے حنیفہ؟ وہ جو میں نے اڑتی اڑتی بتائی تھی وہ بات 100% سچ ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ریشما اور ناصر کے درمیان عشق پیچا چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے تصدیق کر دی ہے تو میں بھی مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول ناصر کی موت 25 مئی کی رات کو ہوئی تھی۔ موت کا وقت رات 11 بجے سے 1 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر متعدد زخم پائے گئے تھے جو تیز دھار آلات کے ذریعے لگائے گئے تھے۔ زخموں کے تفصیلی معائنے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ حملہ آور 2 سے زیادہ تھے، اور انہوں نے خنجروں اور تیز دھار چھریوں کی مدد سے مقتول کو لہولہان کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ کاری وار اس کے پیٹ اور سینے پر کیے گئے تھے۔ سینے کے خطرناک زخموں ہی نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ میرا یہ اندازہ 100% درست نکلا۔ ناصر کو موت کے گھاٹ اتارنے والے حملہ آور 1 سے زیادہ افراد تھے جو ناصر کے لیے اپنے دل و دماغ میں شدید ترین نفرت رکھتے تھے، اور یہ بات بھی طے تھی کہ قاتل کو ریشما اور ناصر کی شبانہ مصروفیات سے بھی بخوبی آگاہی تھی۔ گویا یہ سیدھا سیدھا زن زر زمین کے مثلث کا ایک زاویہ یعنی زن تھا۔ صحیح صورتحال کیا تھی؟ اس راز سے تو ریشما ہی پردہ اٹھا سکتی تھی۔ میں اس وقت ریشما کے گھر ہی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں ناصر کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کرنے گلاب پور پہنچا تو بشیر لوہار کے گھر کے سامنے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ بعض عمر رسیدہ افراد مجھ سے یہ جاننے کی کوشش میں بھی تھے کہ ناصر کے قاتل کا کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ میں نے سب کو موقع محل کی مناسبت سے تسلی بخش جواب دے دیا تھا۔ اسی جھمگوٹے میں ریشما کا باپ شکور ترکھان بھی وہاں موجود تھا۔ میں شکور ترکھان کو چپکے سے ایک طرف لے گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، شکور، میں قتل کی اس واردات کے سلسلے میں تم سے بھی تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، جیسے توقع نہ ہو کہ میں اس سے بھی کچھ پوچھ سکتا ہوں۔ شکور، تم بھی چاہتے ہو نا کہ میں جلد از جلد ناصر کے قاتل کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلواؤں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے کہا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بس تو پھر تمہیں میرے سوالات کے جوابات دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو فرداً فرداً سبھی سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں، یہ میری ڈیوٹی اور تفتیش کا حصہ ہے شکور۔ شکور ترکھان کی باتوں سے مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی اور مقتول کے باہمی تعلقات سے آشنا نہیں تھا۔ ان دونوں نے محبت کی پینگیں اس احتیاط کے ساتھ بڑھا رکھی تھیں کہ ہما شما تو کیا، خواص کو بھی اس کے کانوں کی خبر نہیں تھی، ورنہ کہیں سے تو آواز نکلتی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بعد کہا، شکور، یہاں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہ ہوگا، کیوں نہ تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھ کر اس موضوع پر گفتگو کریں؟ ٹھیک ہے جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا اور اس وقت اسی کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ شکور ترکھان کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی ریشم عرف ریشما اور اس کا چھوٹا بھائی شاہد جو ابھی 12 سال کا تھا اور اس وقت گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر میں شکور کی بیوی سردار بی بی بھی چائے کی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں آ گئی اور وہیں میرے سامنے جم کر بیٹھ گئی۔ شکور ترکھان نے بڑے احترام سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ چائے پی لیں اور مجھ سے سوال بھی کرتے جائیں، اور یہ سردارہ بھی ادھر ہی بیٹھی ہے، اس سے بھی جو پوچھنا ہو پوچھ لیں۔ آپ کی بیٹی ریشما کہاں ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سردار بی بی نے بتایا کہ وہ گھر میں ہی ہے جناب، کل سے اسے بخار چڑھا ہوا ہے، حکیم جی سے دوا لا کر دی ہے لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا، ابھی بخار کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ سے بات کر لے گی، لیکن میرا ریشما سے بات کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ملک صاحب۔
میں نے مزید کہا کہ ریشما کا بخار حکیم کی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ شکور نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شکور، ریشما کو عشق کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ ناصر کی المناک موت نے اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے اس انکشاف پر دونوں میاں بیوی نے الجھن زدہ نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک ساتھ بولے، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا۔ میں آپ لوگوں کو کوئی فرضی کہانی نہیں سنانے لگا، یہ تلخ حقیقت ہے۔ میں پوری تحقیق کے بعد ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ سب آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں دراصل تم سے نہیں بلکہ تمہاری بیٹی سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ریشما ناصر کے قاتل تک میری رہنمائی کر سکتی ہے۔ مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا، سردارہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ شکور میری بات سن کر کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پریشان یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ اسی گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گا۔ ریشما میری بیٹی کی طرح ہے، میں جانتا ہوں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ناصر کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ اسے یہاں بلائیں یا مجھے اس کے پاس لے جائیں، میں آپ لوگوں کے سامنے اس سے چند سوالات کروں گا اور خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا۔ میں اگر چاہتا تو زبردستی بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک عزت دار انسان بھی تھا اور دوسروں کی عزت کا بھی احساس تھا میرے دل میں۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ناصر اور ریشما والے معاملے سے اس کے ماں باپ واقف نہیں تھے اور میری زبانی یہ احوال سننے کے بعد وہ دونوں گویا زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ میں وہاں انہیں ذلیل کرنے نہیں آیا تھا، لہٰذا مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا تھا جس سے ان کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ بادل ناخواستہ مجھے گھر کے اندرونی حصے میں ریشما کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ہمارے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ پوچھ گچھ کے دوران میں وہ لوگ ریشما کے قریب نہیں بیٹھیں گے بلکہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر ہماری درمیان ہونے والی گفتگو سنتے رہیں گے۔ یہ احتیاط میں نے اس لیے برتی تھی کہ بعد ازاں ریشما کو اپنے والدین کی نگاہوں کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ میں نے شکور ترکھان اور اس کی بیوی کو اس بات کا بھی پابند بنا دیا تھا کہ وہ میرے جانے کے بعد ریشما سے کسی نوعیت کی باس پوس نہیں کریں گے بلکہ اس قصے کو بھول ہی جائیں گے۔ اسی میں سب کی بہتری ہوگی۔ جب وہ مجھے ریشما کے پاس پہنچا کر واپس چلے گئے تو میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، ریشما، میں ایک خاص مقصد سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ وہ 20-21 سال کی ایک دلکش و خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس وقت بخار نے اس کا حال خراب کیا ہوا تھا۔ میں نے تمہارے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تم سے ناصر کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ناصر کے ذکر پر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی کمل کٹورہ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کی سہولت کی غرض سے کہا، چونکنے اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں تمہارے اور ناصر کے معاملے سے پوری طرح واقف ہو چکا ہوں۔ جمیل نے مجھے سب کچھ کھول کر بتا دیا ہے۔ میں جلد از جلد ناصر کے قاتل کو گرفتار کر کے کڑی سزا دلوانا چاہتا ہوں اور قاتل تک تم مجھے پہنچا سکتی ہو۔ میں؟ وہ کیسے جی؟ وہ قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں بولی۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ وہ میری توقع سے زیادہ تعاون پر آمادہ نظر آتی تھی۔ وقوعہ کی رات تم ناصر سے ملنے کھیتوں میں گئی تھی؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ناصر پر کن لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ میں اس رات ناصر سے ملنے نہیں گئی تھی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں شامل اعتماد نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی تھی، لیکن تصدیق پھر بھی ضروری تھی۔ میں نے کہا، جمیل نے مجھے بتایا کہ اس رات تم دونوں کی ملاقات کا پروگرام تھا۔ یہ بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ناصر وہاں پہنچا تھا۔ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ناصر وہاں کیوں گیا تھا، وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی، جبکہ اس نے خود ہی پروگرام کینسل بھی کیا تھا۔ پروگرام کینسل کیا تھا؟ میں چونک اٹھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ سپاٹ آواز میں بولی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں ناصر پروگرام کینسل کرنے کے بعد خود وہاں کیوں گیا تھا۔ کل سے یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ ایک منٹ، ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ تم دونوں کے بیچ رابطے کا ذریعہ تو جمیل تھا نا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ لیکن جمیل تو پچھلے 2 دن سے گلاب پور میں موجود ہی نہیں تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر پروگرام کو کینسل کرنے والی بات تمہیں کس نے بتائی تھی؟
इम्तियाज़ ने, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। कौन इम्तियाज़? मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा। इम्तियाज़ चाचा मकबूल का लड़का है जी, उसने जवाब दिया। क्या इम्तियाज़ को भी तुम दोनों के चक्कर की खबर थी? नहीं जी, वो तो बेचारा बच्चा है, रेशमा ने बताया। इम्तियाज़ की उम्र 8-9 साल होगी, इधर हमारे पड़ोसी में रहता है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, इम्तियाज़ ने तुमसे क्या कहा था? जिस रात हमारी मुलाकात तय थी, इसी शाम इम्तियाज़ ने मुझे देखकर कहा था कि नासिर भाई ने कहा है कि आज नहीं आना। तुमने इम्तियाज़ से कोई सवाल नहीं किया था? किया था जी, वो बोली। मुझे तो ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी कि नासिर ने इम्तियाज़ के हाथ क्यों पैगाम भिजवाया था। मैंने इम्तियाज़ को चेक करने के लिए पूछा था कि कहाँ नहीं जाना मुझे। फिर उसने क्या जवाब दिया? मैंने इज़्तिरारी लहजे में कहा। इसने जवाब दिया कि वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता, रेशमा ने बताया। नासिर भाई ने बस इतना ही कहा था कि रेशमा को चुपके से बता देना आज नहीं आना, इसे कोई ज़रूरी काम है। वो लम्हे भर के लिए रुकी, एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली। जमील टोबाटेक सिंह गया हुआ था, वरना मैं इसकी दुकान पर जाकर तस्दीक कर लेती। इम्तियाज़ को मज़ीद कुछ मालूम नहीं था और नासिर से जाकर मैं पूछ नहीं सकती थी। बस मैंने यही फैसला किया कि आज रात नासिर से मिलने नहीं जाऊंगी। ओह, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। इसका मतलब है कि नासिर को पूरी मनसूबाबंदी से कत्ल किया गया है। मुझे यकीन है इम्तियाज़ इस शख्स को ज़रूर जानता होगा जिसने नासिर के हवाले से इसे तुम्हारे लिए पैगाम दिया था। आप इम्तियाज़ से पूछें जी, वो नरमी से बोली। मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो रही है, बार बार चक्कर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं ना कि बुखार कितना तेज़ चढ़ा हुआ है। तुम आराम करो रेशमा। मैं उठकर खड़ा हो गया। सारे मामलात अब मैं खुद संभाल लूँगा। तुमने जितना ताउन करना है वही मेरे लिए कर दिया है, काफ़ी है। मैं दोबारा बैठक में पहुंचा तो मियाँ बीवी ने मुझे घेर लिया। शकूर तरखान ने इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया, थानेदार साहब कुछ पता चला? मैंने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ पता चल गया है। हमें भी तो बताएं, सरदार बीवी ने कहा। आप अपने पड़ोसी के बच्चे इम्तियाज़ को यहाँ बुलाएं। वो अभी तो शाहिद के साथ गली में खेल रहा था, वो जल्दी से बोली। मैं अभी बुलाती हूँ इसे, वो कहते हुए बैठक से बाहर निकल गई। अगले ही लम्हे सरदार बीवी इम्तियाज़ को लेकर बैठक में आ गई। इम्तियाज़ की उम्र लगभग 8 साल रही होगी। वो एक मासूम और भोला भाला सा बच्चा था। मैंने प्यार से इसे अपने पास बुलाया और सर पर हाथ फेरने के बाद पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, इम्तियाज़। जानते हो मैं कौन हूँ? आप पुलिस हैं। वो बड़े गौर से मुझे देखते हुए बोला। इम्तियाज़ खासा समझदार बच्चा साबित हो रहा था। मैंने नर्म लहजे में सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखा। तुम्हें पता है कि पुलिस क्या करती है? पुलिस सब लोगों को पकड़कर थाने में बंद कर देती है, वो बड़े एतमाद से बोला। सब लोगों को नहीं, मैंने कहा, सिर्फ उनको जो गंदे होते हैं। और तुम्हें पता है ना गंदे लोग कौन होते हैं? जो झूठ बोलते हैं वो गंदे बच्चे होते हैं, वो मासूमियत से बोला। और जो गालियाँ देते हैं वो भी गंदे होते हैं। शाबाश, मैंने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। मैंने उससे कहा कि परसों शाम को तुमने रेशमा बाजी से कहा था ना कि नासिर भाई ने कहा है कि आज नहीं आना। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से पूछा। ऐसा हुआ था ना? जी हुआ था, उसने इस्बात में जवाब दिया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो इम्तियाज़। मैंने सराहने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें बहुत सी टॉफ़ियाँ दूंगा। अब ये भी बता दो कि तुमने रेशमा बाजी को कहाँ जाने से मना किया था। ये तो मुझे नहीं पता जी, वो बड़ी मासूमियत से बोला। नहीं बेटा, मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि रेशमा बाजी से तुमने वही कहा था ना जो नासिर भाई ने तुमसे कहा था, है ना? नहीं जी, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने पूछा, क्या नहीं? ये बात मुझसे नासिर भाई ने नहीं कही थी, उसने जवाब दिया। फिर किसने कही थी? मैंने हैरत भरे लहजे में सवाल किया। हैदर भाई ने। तुम्हारा मतलब है कि हैदर अली? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। जुलेखा बीवी के बेटे हैदर अली ने। जी जी, वही हैदर भाई, वो जल्दी से बोला। हैदर अली का घर भी गुलामपुर ही में वाक़ था, लिहाजा वहाँ तक रसाई हासिल करने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हैदर अली सरदार बीवी की बड़ी बहन जुलेखा बीवी का बेटा यानी रेशमा का कज़न था। मेरी मालूमात के मुताबिक सरदार बीवी अपनी बेटी का रिश्ता हैदर अली से करने की ख्वाहिश रखती थी और ये भी सुनने में आया था कि हैदर अली का दावा है कि रेशमा इसकी बचपन की मंग है।
इस तनाजुर में ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि जब हैदर अली को रेशमा और नासिर के ताल्लुकात का पता चला होगा तो उसने अपने रकीब को रास्ते से हटाने की कोशिश की होगी। इन हालात में नज़र यही आ रहा था कि ये केस हल हो चुका। हैदर अली मेरे हत्थे चढ़ेगा और मैं डरा धमकाकर ये थोड़ी बहुत तफ्तीश के बाद इसकी ज़बान खुलवाने में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं जुलेखा के घर पहुंचा तो पता चला कि हैदर अली वहां मौजूद नहीं है। जुलेखा बीवी ने बताया कि थोड़ी देर पहले वो घर ही में था। मैंने इससे सवाल किया कि घर में था तो अब कहाँ है। पता नहीं जी, वो परेशान होकर बोली। मुझे तो कुछ बताया नहीं। एक लम्हे को रुककर उसने पूछा, पर बात क्या है जी? आप हैदर को क्यों ढूंढ रहे हैं? उसकी तशवीश बजा थी। पुलिस किसी दरवाजे तक चली आए और इस घर के किसी मक्खी के बारे में पूछगछ करे तो अहले खाना का फिक्रमंद होना ऐन फितरी बात है। मैं जुलेखा को अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, लिहाजा निहायती ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हें ये तो मालूम है कि गुलाबपुर का एक नौजवान कत्ल हो गया है। बात खत्म करके मैंने उसकी आंखों में झांका। जज जी, वो जल्दी से अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, बशीर लोहार के जवान जहान बैठे नासिर को किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। किसी ने नहीं, एक खास बंदे ने। मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक देखते हुए कहा। खास बंदे ने? कौन खास बंदा? वो बिखरी हुई आवाज़ में बोली, जिसकी तलाश मुझे तुम्हारे दरवाजे तक ले आई है। मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा, तुम्हारा लाडला बेटा हैदर अली। ओह, वो एक सरासीमा सांस खारिज करते हुए बोली, मेरा बेटा किसी को कत्ल नहीं कर सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हर माँ बाप का यही ख्याल होता है कि इनका बेटा बहुत मासूम है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो घर से सीधा मस्जिद जाता है और मस्जिद से घर। लेकिन पुलिस किसी ऐसे जलेबी की तरह सीधे बंदे की तफ्तीश की चक्की में जब डालती है ना, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता है। मैं पक्के सबूत के साथ यहाँ आया हूँ। कौन सा सबूत? वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली। सबूत हैदर की ज़बानी से तुम्हें सुनाऊंगा, मैंने जुमाइनी अंदाज में कहा, और वो मेरे हाथ तो लग जाए। पता नहीं आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं थानेदार साहब, वो मरील सी आवाज़ में बोली। मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं दानिस्ता खुलकर रेशमा का और इम्तियाज़ का नाम नहीं ले रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो रेशम की और नासिर की मोहब्बत की कहानी से वाकिफ़ हो जाए। हाँ, जब हैदर अली मेरे हत्थे चढ़ जाता तो फिर इससे खुलकर इस मौजू पर बात हो सकती थी। मैंने हैदर अली को इसके घर से गायब पाकर पूरे गुलाबपुर में तलाश कराया, मगर वो कहीं से भी दस्तयाब न हो सका। इसका एक ही मतलब था कि वो गांव से बाहर जा चुका है। गांव का कोई फर्द हैदर अली के बारे में ये नहीं जानता था कि वो इस वक्त कहाँ होगा। इस सूरत हाल में एक बड़ी सूरत से ख्याल मेरे दिमाग से गुजरा, और वो ये कि कहीं गांव में ही पुलिस की आमद ने उसे चौकन्ना तो नहीं कर दिया और वो खुद ही कहीं इधर उधर हो गया हो। हैदर अली की ये पुरस्कार गुमशुदगी भी इस अमर की जानिब इशारा करती थी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैं काफ़ी देर से गुलाबपुर में मौजूद था। मैंने मकतूल नासिर की लाश को उसके बुरसा के हवाले करने के बाद शकूर तरखान के घर का रुख किया था, जहां शकूर के अलावा इसकी बेटी रेशमा से भी पूरी तफसील के साथ मेरी बात हुई थी, जो कि अब इस केस का एक अहम किरदार बन चुकी थी। मुमकिन है कि हैदर अली ने मुझे शकूर के घर जाते देख लिया और वो दिल के चोर ने उसके कान खड़का दिए होंगे, लिहाजा वो मंजर से गायब हो गया और हैदर अली का फौरी तौर पर दस्तयाब होना बहुत ज़रूरी था, जो अमलन मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता था। मैंने जुलेखा को हिदायत की कि उसका बेटा हैदर अली जैसे ही घर आए वो उसे मेरे पास लेकर आ जाए। उसने मेरे काम की तामील का यकीन दिलाया और मैं गुलाबपुर से निकलकर अपने थाने आ गया। थाने आकर मैंने एक अहम काम ये किया कि एक सादा पुलिस एहलकार को हैदर अली की तलाश पर मामूर कर दिया। इसे गुलाबपुर में रहते हुए गांव के अंदरूनी मामलात पर निगाह रखना चाहिए थी और ये भी मालूम करना था कि अगर हैदर अली वाकई गांव से बाहर गया हुआ है तो वो कहाँ जा सकता है। एक इम्कान ये भी था कि वो गांव ही में कहीं छुपा हुआ होगा। आइंदा रोज़ मैं फजर की नमाज से फारिग हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने क्वार्टर का सहन अबूर करने के बाद दाखिली दरवाज़ा खोला तो सामने कांस्टेबल नियाज खड़ा था। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो मेरी निगाह का मतलब समझते हुए जल्दी से बोला, गुलाबपुर से एक अहम इत्तला आई है।
वो सरसराती हुई आवाज में बोला, आपने जिस कांस्टेबल को सादा लिबास में वहां हैदर अली की निगरानी पर मामूर कर रखा है, उसने एक बंदे के जरिए ये इत्तला दी है कि हैदर अली रात के आखिरी पहर वापस आया था और इस वक्त अपने घर में सो रहा है। ये वाकई इंकिशाफ अंगेज और अहम इत्तला थी। मैंने कांस्टेबल नियाज की आंखों में देखते हुए अस्बात में गर्दन हिलाई और फैसलाकुन लहजे में कहा, नियाज, हवलदार अली बख्श से कहो कि अभी और इसी वक्त इत्तला कुनिंदा के साथ गुलाबपुर रवाना हो जाए और पहली फुर्सत में हैदर अली को गिरफ्तार करके थाने ले आए। जी, जो हुक्म मलिक साहब, उसने मोतबाना अंदाज में गर्दन झुकाकर कहा और थाने के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। मैंने क्वार्टर का दाखिली दरवाज़ा बंद किया और हैदर अली के बारे में सोचते हुए नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। अभी तक हालत व वाक़ियात की जो कड़ियाँ मेरे हाथ लगी थीं, इनसे बनने वाली जंजीर हैदर अली को मुजरिम की शक्ल में पेश करती थी। वो रेशमा को अपनी मंग यानी मंगेतर गिरदानता था। इम्तियाज़ अली, इस वाक़ये से ये बात भी ज़ाहिर होती थी कि हैदर अली को रेशमा और मकतूल नासिर के ताल्लुकात का इल्म था। लिहाजा इस अम्र के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि हैदर अली ने अपनी राह का कांटा हटाने की कोशिश की होगी। नाश्ते के बाद जब मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो सूरज काफ़ी ऊपर तक उठ चुका था, मगर इसे सुहाना मौसम नहीं कहा जा सकता था। गर्मी कम हो या ज़्यादा, इसका अपना एक तकलीफदेह मिजाज होता है। कुछ ही देर के बाद हवलदार बख्श अली मतलूबा शख्स हैदर की गिरफ्तारी करके थाने ले आया। हैदर अली की निगरानी पर मामूर सादा लिबास पुलिस एहलकार तो इनके हमरा था ही, इसके अलावा एक और भी शख्सियत इसके साथ थी और वो थी हैदर अली की माँ जुलेखा बीबी। जुलेखा अपने बेटे की गिरफ्तारी पर अच्छा खासा वावेला मचाती हुई आ रही थी, जिसकी वजह से थाने का माहौल किसी मछली बाजार का नक्शा पेश कर रहा था। जुलेखा बीबी, शोर क्यों मचा रही हो? मैंने बरहमी से कहा। हाय हाय, वो अजीब से दुखी लहजे में बोली, आप मेरे जवान जहान बेटे को गिरफ्तार करके लेकर आए हैं और मैं फरियाद भी ना करूं? मैंने तुम्हारे बेटे को पूछगछ के लिए थाने बुलाया है, फांसी लगाने के लिए नहीं। मैंने डांटते हुए अंदाज में इसे समझाने की कोशिश की। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने नर्म लहजे में कहा। मेरा हैदर कातिल नहीं हो सकता, वो इज़्तिरारी लहजे में बोली। आप खामखा इस बेचारे पर शक कर रहे हैं। मैं कुछ भी खामखा नहीं करता, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अगर तुम्हारा बेटा बेकसूर है तो मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इसका बाल भी बीका नहीं हो सकेगा। मैं हैदर अली का दुश्मन नहीं हूँ, मगर मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। कानून के तकाज़े पूरे करना ज़रूरी होते हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बात किस हद तक इसकी समझ में आई थी, ताहम मेरी तसल्ली ने किसी हद तक इसे मुतमईन कर दिया था। मेरा मशवरा है कि तुम वापस गुलाबपुर चली जाओ, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। अगर हैदर अली बेकसूर है तो आज का सूरज ग़ुरूब होने से पहले ये सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगा। इसका थाने से जाने को जी तो नहीं चाह रहा था, ताहम मेरे समझाने बुझाने पर वो घर जाने के लिए राजी हो गई। मैंने हैदर अली को अपने कमरे में तलब कर लिया। हवलदार बख्श अली भी इसके साथ ही था। हैदर अली मेरे सामने खड़ा हो गया तो मैं कुछ लम्हे के लिए गहरी नज़र से उसके चेहरे को देखता रहा और फिर चुपते हुए लहजे में पूछा, हैदर, इस कमरे में तुम्हारी ज़बान खुल जाएगी या तुम्हें ड्राइंग रूम की सैर कराना पड़ेगी? इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि अगर मेरे सवाल पर वो अंदर से दहल कर रह गया था, ताहम खुद को मजबूर जाहिर करने की अदाकारी करते हुए बोला, जी, मैंने क्या किया है? क्या किया है कि तुखम? मैंने धड़ कर कहा। ये मैं अभी बताऊंगा कि तुम्हारे काले करतूत क्या क्या हैं। वो सरासीमा नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, तुमने नासिर को कत्ल किया है? नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। तो फिर नासिर का कातिल कौन है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। मुझे कुछ पता नहीं थानेदार साहब। तुम्हें ये तो पता है ना कि रेशमा तुम्हारी बचपन की मांग है? जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि रेशमा और नासिर के बाहमी ताल्लुकात थे, हाँ या ना? नहीं, इस सिलसिले में मैं कुछ भी नहीं जानता, वो थूक निकलते हुए बोला। मैंने तेज़ नज़रों से घूरते हुए इससे सवाल किया। तुम तो इम्तियाज़ को भी नहीं जानते होगे?
कौन इम्तियाज? वो बिखरी हुई आवाज में बोला। मकबूल चाचा का बेटा इम्तियाज, मैंने दांत पीसते हुए कहा, जिसकी उम्र 8-9 साल होगी और जो रेशमा के भाई शाहिद का दोस्त और इनका पड़ोसी भी है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, कुछ याद आया या तुम्हारे सर में चित्रोर करवाना पड़ेगा? अच्छा, आप इस बच्चे की बात कर रहे हैं? वो बेनियाजी से बोला। हाँ, वही बच्चा जिसके हाथ तुमने रेशमा के लिए ये पैगाम भिजवाया था। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा कि नासिर भाई ने कहा है आज नहीं आना। मम, मैंने तो इससे ऐसी कोई बात नहीं कही थी। वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला। तुम्हारे इस कारनामे के 2 गवाह मौजूद हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। एक इम्तियाज जिसके हाथ तुमने ये पैगाम भिजवाया था और दूसरी रेशमा जिसके लिए तुमने ये पैगाम भिजवाया था। अब बताओ क्या कहते हो? वो मेरी इस चढ़ाई के नतीजे में पूरी तरह बौखला गया और अपनी जान बचाने के लिए आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। हवलदार ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, ये कुत्ते का तुख्म आपकी बात नहीं समझ रहा। आप 1 घंटे के लिए इसे मेरे हवाले कर दें, फिर देखें किस तरह ये फर बोलने लगेगा। और मैंने हैदर अली को हवलदार बख्श अली के हवाले कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद ड्राइंग रूम से हैदर अली के बिलबिलाने की आवाज़ें आने लगीं। 1 घंटे के बाद ही हवलदार ने मेरे कमरे में आकर खुशखबरी सुनाई, मलिक साहब मुबारक हो, हैदर अली ने इकबाल जुर्म कर लिया है। मतलब ये कि इसने नासिर को कत्ल करने का इकरार कर लिया है? मैंने सवालिया नज़र से बख्श अली की तरफ देखा। जी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा, तो फिर? हवलदार राजतराना अंदाज में मुझे इन इंकशाफात से आगाह करने लगा जो इसकी कारी मेहनत के नतीजे में हैदर अली की ज़बान से अदा हुए थे। हैदर अली नासिर के कत्ल में बिलवास्ता मुलविस नहीं था। ये काम उसने बिलावास्ता किया था। नन्हे इम्तियाज के तवस्सुत से रेशमा तक ये पैगाम उसी ने भिजवाया था कि नासिर भाई ने कहा है आज नहीं आना। ये पैगाम हैदर ने दरअसल चौधरी आफ्ताब के ईमा पर दिया था ताकि वक़ुआ की रात रेशमा अपने आशिक से मिलने मुकर्ररा मकाम पर ना पहुँचे और नासिर को ठिकाने लगाने में किसी दिक्कत का सामना न हो। चौधरी आफ्ताब का ताल्लुक नज़दीकी गांव नज़ीराबाद से था। वो नज़ीराबाद के चौधरी फरीद अहमद का बेटा था और कबड्डी का खिलाड़ी था। हालिया कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल, जैसा कि इस कहानी की इब्तिदा में बताया जा चुका है, गुलाबपुर और नज़ीराबाद की टीमों के दरमियान खेला गया था और इस मुकाबले में नज़ीर अहमद को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा था। फतह और कप गुलाबपुर के हिस्से में आए थे। इस मुकाबले में एक कबड्डी मकतूल नासिर और चौधरी आफ्ताब के बीच भी पड़ी थी, जिसमें नासिर ने चौधरी आफ्ताब को इस बुरी तरह रगेदा था कि उसकी नाक और बाछों से खून जारी हो गया था। एक तो गांव की शिकस्त और उस पर अपनी ये दुर्गत चौधरी आफ्ताब के जज्बा इंतकाम को हवा देने के लिए काफ़ी थी। मैदान जंग यानी कि कबड्डी वाले खेत में तो वो नासिर का कुछ नहीं बिगाड़ सका था, मगर इसने कबड्डी के इस फाते को सफ़ाई हस्ती से मिटाने का फैसला कर लिया। चौधरी आफ्ताब को इस हकीकत का इल्म था कि हैदर अली रेशमा को अपने बचपन की मांग कहता है। किसी तरह चौधरी आफ्ताब ने ये पता भी चला लिया कि इन दिनों नासिर और रेशमा के बीच इश्क और मोहब्बत के मामलात उरूज पर हैं, लिहाजा उसने एक तीर से 2 शिकार करने का खतरनाक मंसूबा बना लिया। हैदर अली को रेशमा और नासिर के ताल्लुकात का शक तो था, लेकिन जब चौधरी आफ्ताब ने उसकी इस जानिब खुसूसी तवज्जो दिलाई तो वो आपे से बाहर हो गया। चौधरी ने उसे समझाया कि जज्बात में आने के बजाय अगर तरीके सलीके से काम किया जाए तो सांप भी मर जाता है और लाठी भी सलामत रहती है। हैदर अली ने चौधरी आफ्ताब का साथ देने का फैसला कर लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हैदर अली ने अपने हाथों से नासिर को कत्ल नहीं किया था, ताहम वो इस साजिश का हिस्सा ज़रूर रहा था। बल्कि जब चौधरी के भेजे हुए 2 बंदे तेज़धार खंजरों की मदद से नासिर को बेदर्दी से मौत के घाट उतार रहे थे तो हैदर अली थोड़े फासले पर अंधेरे में खड़ा यह खूनी तमाशा देख रहा था। हैदर अली के इकबाल जुर्म और गवाही पर मैंने इसी वक्त खुद जाकर नज़ीराबाद चौधरी आफ्ताब को नासिर के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। आफ्ताब नज़ीराबाद के चौधरी फरीद अहमद का बेटा था, लिहाजा इस गिरफ्तारी के सिलसिले में मुझ पर अच्छा खासा दबाव भी था। ताहम मैंने चौधरी फरीद के असर और रसूख की ज़रा परवाह न की और चौधरी आफ्ताब और उसकी निशानदही पर इन 2 बंदों को भी हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जो नासिर के कत्ल में मुलविस थे।
अपनी हर कोशिश को नाकामयाब होते देखकर चौधरी फरीद ने धमकी आमेज लहजे में मुझसे कहा था, मलिक साहब, आपको मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मैं अपने बेटे को अदालत से छुड़ा लूँगा। चौधरी साहब, मैं सिर्फ खुदा की ताकत और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ, मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए पुरएतमाद लहजे में कहा। मैंने हैदर अली, चौधरी आफ्ताब और नासिर के दोनों कातिलों के खिलाफ हत्तुल इम्कान सख्त पर्चा काट कर इन्हें अदालत के हवाले कर दिया। दोनों कातिल चूंकि अपने जुर्म का इकरार कर चुके थे, लिहाजा इनकी बाकी मानदा जिंदगी तो जेल की बुलंदोबाला पथरीली दीवारों के पीछे गुजरना ही थी। हैदर अली और चौधरी आफ्ताब को भी शरीक के जुर्म और इस खतरनाक साजिश का हिस्सा होने के जुर्म में और कहीं ना कहीं बल्कि वो सीधे जेल ही जाना था। जब मैं इन चारों मुजरिमों को अदालत में पेश करने ले जा रहा था तो मैंने देखा कि हैदर अली की आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये अश्के नदामत थे, लेकिन अब इजहार नदामत का वक्त गुजर चुका था।